ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी और वर्क के बीच में कैसे रिलेशन होता है, कैसे वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स की, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में। सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी और मास के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं। अर्थ जो है ओपन सिस्टम है, ह्यूमन ओपन सिस्टम है, यूनिवर्स जो है वो ओपन सिस्टम है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं। तो देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं आप लोग कितना सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग अपनी तरफ से सॉल्व करिए, फिर मैं जो है इसको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट डैश। सबसे पहले आप ये देख लिया करिए क्वेश्चन में नॉट, इज, आर। सबसे पहले क्वेश्चन की आप लैंग्वेज पे ध्यान दिया करिए। पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक्स किसको कंसिडर नहीं करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैकेनिज्म को कंसिडर नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्पीड को, काइनेटिक्स को कंसिडर नहीं करता है। वो बस ये बताता है रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कंसिडर करता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी या रिलीज होगी, रिएक्शन में जो है वर्क जो है वो हीट जो है वो वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स ये बिल्कुल कंसिडर करता है, एनर्जी चेंज को कंसिडर करता है कि एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन में, या एनर्जी रिलीज नहीं होगी, या किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी को तो वो कंसिडर करता है। तो ये राइट डेफिनेशन है। एक्सटेंड टू विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, हाँ ये भी कंसिडर करता है किस हद तक कोई रिएक्शन चलेगा, वो भी एनर्जी के बेस पे है। इसको हम आगे देखेंगे। डेल्टा जी जो है उसके बेस पे हम देखते हैं रिएक्शन कहाँ तक जाता है। डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिएक्शन है, एक रिलेशन है, उसको हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन भी सही है। द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, इसको नहीं बताता है तो कि रिएक्शन किस रेट से चलेगा, मतलब कितनी देर में कितना रिएक्शन हो जाएगा। वो बस इनिशियल और फाइनल को डील करता है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद इनिशियल एंड फाइनल। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स deals with parameter of initial and final, deals with initial and final parameters and final parameters। वो स्पीड को डिटरमाइन नहीं करता है, रेट को नहीं देखता, किस रेट से बदलेंगे उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो काइनेटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही हम काइनेटिक्स पढ़ लेते तो हमें काइनेटिक्स बनाने की कोई सेपरेट ब्रांच जरूरत महसूस ही नहीं होती। तो रेट को डिटरमाइन नहीं करता है। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन ये थर्मोडायनेमिक्स डील करता है, क्योंकि एनर्जी वाइज कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स इसको कंसिडर करता है। तो ये सही है, ये रिएक्शन भी सही है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये थर्ड जो है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। थर्मोडायनेमिक्स रेट को कभी भी, या थर्मोडायनेमिक्स डू नॉट डील्स विद द काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स ये ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स thermodynamics do not consider the kinetics or mechanism of a reaction, mechanism of a reaction। ये कभी भी ये नहीं बताता कि रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनेंगे। ये बस ये बताएगा कि इंटरमीडिएट स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, क्या बनेंगे उससे उसे कोई लेना देना नहीं, कैसे बनेंगे उससे भी कोई लेना देना नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट द रेट विच अ रिएक्शन प्रोसीड। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऊपर वाले में पूछा है नॉट करेक्ट, इस वाले में पूछा है इज करेक्ट। ध्यान से पढ़ें आप क्वेश्चन को। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ कवर्ड बीकर। अब आपको बता दिया इसने कि कवर्ड बीकर है, इसमें कोई रिएक्शन चल रहा है। इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम? नहीं, कवर्ड बीकर जो है वो क्लोज्ड सिस्टम होगा। हमेशा कवर्ड बीकर जो है वो क्लोज्ड सिस्टम ही होगा। ठीक है, क्लोज्ड क्योंकि वो कवर्ड है तो उसमें से मास नहीं जाएगा। एनर्जी चेंज हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में आपको बताया अभी मैटर या मास ट्रांसफर नहीं होता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर ही होता है, मैटर और मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट से ही गलत हो गया, मास ट्रांसफर नहीं करेगा क्लोज सिस्टम। हाँ, ओपन सिस्टम करता है एनर्जी और मास ट्रांसफर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। हाँ, ये बात सही है। अगर वो क्लोज्ड है, वेसल क्लोज्ड है, और क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है, यहाँ इसलिए कॉपर इसलिए दिया है, ये बता रहा है कि कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है, कॉपर कंडक्टिंग होता है तो हीट का ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा। क्योंकि कॉपर कंडक्टिंग होता है तो हीट ट्रांसफर होगा। अब क्योंकि ये क्लोज है तो मास ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसी वजह से ये क्लोज सिस्टम हो जाएगा। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सही का पूछा है, ये वाला सही है। नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला भी कहीं सही ना निकल जाए, तो मैं गलत हो जाऊंगा। द प्रेजेंस ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ थर्मस फ्लास्क or any other closed insulated, very important, any other closed insulated vessel is an example of closed system। again important, closed insulated है और ये यहाँ पे insulated word दिया हुआ है। insulated का मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, और क्लोज्ड है तो मास ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का। आपको मैंने बताया था कि सभी आइसोलेटेड क्लोज्ड होते हैं, लेकिन सभी क्लोज्ड आइसोलेटेड नहीं होते। तो यहाँ पर आइसोलेटेड आना चाहिए था, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड लिखता तो सही है ये, लेकिन क्लोज लिखा है तो उस वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा। इंसुलेटेड है तो एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया है, क्लोज्ड नहीं होगा। तो अच्छा एग्जाम्पल, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये कुछ एक दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन करना जरूरी है। जो भी आप कंटेंट पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन जरूर करें, या जिससे भी पढ़े हैं उसको प्रॉम्प्ट करें कि वो आपको क्वेश्चन कराए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी थोड़ा और देखते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे जो है चेंज हो रही है थर्मोडायनेमिक्स की या हमारे सिस्टम की। सो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि हम सिस्टम को पढ़ते हैं तो सिस्टम के अंदर हम प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते हैं। तो वील नाउ स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, properties of a system in thermodynamics, in thermodynamics, thermodynamics, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। तो प्रॉपर्टीज जैसे हमारा प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एग्जांपल प्रेशर। प्रेशर हमारी एक प्रॉपर्टी होगी सिस्टम की। जैसे हम किसी क्लोज सिस्टम को पढ़ रहे हैं, गैसेस को, हम ये देखेंगे उसका प्रेशर कितना है। प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसी हमारा वाटर है तो हमें देखना पड़ेगा टेम्परेचर कितना हुआ है उसका। या कोई भी चीज़ जो हम गर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रेस, प्रेस जो है वो हम गर्म करेंगे कपड़ा करने के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा टेम्परेचर कितना हुआ और उस टेम्परेचर पे कौन सा कपड़ा प्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉटन का टेम्परेचर सेट कर रहे हैं और नायलॉन पे प्रेस कर रहे हैं तो जल जाएगा, या नायलॉन का टेम्परेचर आप प्रेस सेट कर रहे हैं और कॉटन पे प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस ही नहीं होगा। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम, मास, मास, एनर्जी, एनर्जी,
तो ये जो है ये मेन हमारी प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, एनर्जी, कुछ टाइम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, सिमिलरली रेजिस्टिविटी, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ये हमारे सिस्टम की। अब प्रॉपर्टीज को हम दो फिनोमिना में या दो पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सो प्रॉपर्टीज of a system can be divided into two categories. और ये दो कैटेगरी हैं, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये इस बेसिस पे है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सिस्टम के अंदर जो मास है, सिस्टम का अंदर जो मैटर है, उसके मास पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। तो वी हैव डिवाइडेड द प्रॉपर्टीज इनटू टू फॉर्मेट्स और टू कैटेगरीज। सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है on the basis of whether the property is dependent on mass or not. So on the basis of dependence of a property over mass या on mass, properties can be of two types. वही लिख दी थी, properties of two types. Properties are of two types. पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तो देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो लाइन बना लेते हैं, दो सीधी लाइन बनाते हैं, दो में डिवाइड करेंगे। कोई प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है या नहीं करती, उसके बेस पे प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव में कैटेगराइज कर सकते हैं या एक्सटेंसिव में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और दूसरा पढ़ते हैं एक्सटेंसिव। दूसरा है हमारा एक्सटेंसिव। बीच में एक लाइन बना लेते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ये आ गया हमारा लाइन। बगल वाले मेरे घर में सुरंग बना रहे हैं, उनके YouTube से बहुत पैसा आ रहा है मुझे। इंटेंसिव, तो इंटेंसिव का मतलब ही है कि इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिव का मतलब है independent of mass. So properties that are independent of mass, properties that are independent of the mass of a system, of the mass or matter inside the system, or matter inside the system. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर हमारा सिस्टम है, केटल के अंदर हमारे पास वाटर है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट होता है उसके मास पे।
तो एग्जाम्पल इनका हो जाएगा, एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 1 किलो वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा और 50 किलो पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा ही डेंसिटी, डेंसिटी हमारी हमेशा फिक्स होती है। ऐसा ही हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये जो है, ऐसे ही एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आपको समझ में आया, जैसे 1 kg वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होगा जो कि 1000 kg वाटर का होगा। So melting and boiling point are independent of mass. Similarly, density is also independent of mass. Density जो है वो भी मास पे डिपेंड नहीं करती है। किसी भी चीज की डेंसिटी जो है वो फिक्स होती है, वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ना कि मास की, क्योंकि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है और मास बाय वॉल्यूम हमेशा किसी भी पर्टिकुलर चीज का फिक्स होता है, वो उसके मास पे और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। जिस हिसाब से मास बढ़ता है उसी हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट ही होगा किसी भी चीज के लिए। जैसे वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे हम 1 मानते हैं, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब और 1 kg पर लीटर, तो ये हम उसकी डेंसिटी मानते हैं, दैट इज फिक्स। ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी डेंसिटी की तरह ही होता है, तो ये भी हमारा फिक्स रहता है। ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वर्ड आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी हमारा फिक्स होता है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा वाटर का 1.4 है, वो 1 किलो पानी का भी 1.4 है, 50 किलो पानी का भी 1.4। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है मास की। अब इन्हें पढ़ा क्यों जाता है? पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि, और इनको कैटेगराइज इसलिए करा गया है ताकि ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो मतलब ये है कुछ और गड़बड़ है वहां पर सिस्टम में। अगर हमारा सिस्टम का जो मास है वो अगर वेरी करे या नहीं करे, लेकिन इन प्रॉपर्टी को चेंज नहीं होना चाहिए। ये क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है, पानी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर रहा है तो इसका मतलब उसके चारों तरफ का एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है, या पानी जो है वो अपने प्योर स्टेट में नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अगर वेपर प्रेशर बदलेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा, या पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चेंज हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा। आप पानी का मास बदलोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बदलेगा। तो इन प्रॉपर्टी के मेजर से या इन प्रॉपर्टी के चेंज से हमें ये पता लग जाएगा कि सराउंडिंग चेंज हो रहा है। मास सिस्टम के अंदर अगर मास का चेंज आएगा तो उनकी वजह से ही कोई चेंज नहीं आएगा। इनमें चेंज जब ही आएगा जब सराउंडिंग में चेंज आएगा। ओके, तो दे आर काइंड ऑफ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो किसी भी, अगर हमारा जो है बाकी चीजें फिक्स है तो ये चीजें भी फिक्स ही रहेंगी। मतलब एटमॉस्फेयर, मतलब सराउंडिंग की बाकी पैरामीटर अगर फिक्स है तो ये चीजें भी फिक्स ही रहेंगी। दूसरा हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव वर्ड बना एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंड होना, एक्सटेंड होना मतलब बढ़ना। तो मतलब ये जो है ये मास पे डिपेंडेंट होती है, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन मास, प्रॉपर्टीज that depends on mass, that depends on mass। ये प्रॉपर्टी मास पे डिपेंडेंट रहती है। मतलब अगर आप मास बदलोगे तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी, प्रॉपर्टी में वेरिएशन होगा। एग्जांपल, वॉल्यूम। अगर सिर्फ वॉल्यूम की बात करें, मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं, मास बाय वॉल्यूम के रेशियो की भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपको 1 kg वाटर के लिए 1 kg वाटर के लिए 1 लीटर बॉटल चाहिए, 1 लीटर बॉटल। तो ऐसे ही 10 किलो 10 kg वाटर के लिए 10 kg वाटर के लिए 10 लीटर बॉटल चाहिए होगा। तो वॉल्यूम यहां पर बदल रहा है, लेकिन ये मास बाय वॉल्यूम का रेशियो ये 1/1 और 10/10, मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है इनिशियल और फाइनल स्टेट में,
यानी इनिशियल जब 1:1 था और फाइनल जब 10:10 था। ये जो डेंसिटी जो है ये फिक्स ही रहेगी, फिक्स रहेगी। हालांकि मास के चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो होगा फिक्स होगा। इसलिए डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा ही हमारा जो है वो प्रेशर जो है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर जो है वो भी मास पे इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर प्रेशर ये भी मास के इंडिपेंडेंट ही होता है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो जिस हिसाब से फोर्स बदलेगा उसी हिसाब से उसका एरिया, मतलब अगर हम बदल रहे हैं तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो प्रेशर किसी भी सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ये भी उसके मास पे इंडिपेंडेंट होता है, या सिस्टम जो है वो जितना प्रेशर लगा रहा है वो भी उसके मास के इंडिपेंडेंट होता है। तो प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको कई बार बच्चे जो है वो भूल जाते हैं कि प्रेशर जो है वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेशर की बात करूं और ह्यूमंस के अंदर जो प्रेशर होता है ये होता है बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए सभी लोगों का, वो एक रेंज में रहना चाहिए, दैट इज 80 to 100। 80 to 100 ब्लड प्रेशर का रेंज है, ये सबका ब्लड प्रेशर इसी रेंज में रहना चाहिए। ये हमारा लोअर साइड होता है, ये अपर साइड 80 to 120 होता है। सॉरी 80 to 120, तो इरेजर ले लेते हैं। 80 to 100 नहीं, 80 to 120, 80 to 120, तो ये 80 to 120। तो ब्लड प्रेशर जो है वो 80 to 120 के रेंज में रहता है हमारा ह्यूमन बींग्स का, 80 लोअर साइड और 120 अपर साइड। तो इसी रेंज में रहना चाहिए, चाहे वो आदमी चाहे वो जो ह्यूमन बींग है वो 50 किलो का हो, 60 किलो का हो, 70 किलो का हो, तो मास इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली टेम्परेचर जो है वो भी मास इंडिपेंडेंट ही होता है। टेम्परेचर जो है ये भी मास इंडिपेंडेंट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो ये जो है ये मोटा हो, पतला हो, भारी हो, हल्का हो आदमी, उसका टेम्परेचर सेम ही रहना चाहिए। तो ये मैं लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नीट के बच्चों को तो ये आसानी समझ में आ जाता है, क्योंकि नीट के बच्चों को पता होता है पतले मोटे छोटे मोटे आदमी का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है 80 से 120 के बीच में होना चाहिए और उसका टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती हैं, जैसे वॉल्यूम है या फिर जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट, इसको हम एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। कंटेंट और एंथैल्पी यानी हीट प्रोड्यूस्ड या हीट रिलीज इन रिएक्शन। एनर्जी कंटेंट, एनर्जी और एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी ये सब भी मास डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 किलो कोयला अगर जला रहे हैं तो उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू 50 किलो। सो 1 kg coal produces low energy, produces low energy, जबकि 50 किलो कोयला जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। while 50 kg coal produces more energy. तो एनर्जी एंथैल्पी produces more energy, मोर एनर्जी। अब इसमें इन दोनों में एक चीज बात ये ध्यान रखनी है, कभी भी पर यूनिट सब्सटेंस के लिए कोई चीज ली जाए, आपने बोल दिया पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट समथिंग, तो वो चीजें जो है वो फिक्स हो जाएगी। तो मैक्सिमम केस में जो रेशियो होता है, जैसे मास बाय वॉल्यूम, ये रेशियो है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऐसी पर यूनिट मास के लिए वो चीजें इंटेंसिव हो जाती हैं। और पर यूनिट मास तो ये चीजें जो होती हैं ये इंटेंसिव होती हैं। इंटेंसिव फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी एक, इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो स्पेसिफिक हीट
स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ये जो है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि 1 ग्राम सब्सटेंस की होता है जहां पे मास फिक्स कर दिया गया है, तो इसीलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जो है वो हमारा कुछ वेरिएबल्स, ये जो हमारे जितने भी वेरिएबल हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब जो हमने पढ़ा, एनर्जी, जो भी सिस्टम में चेंज आएगा, ये जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो वेरिएबल कहलाएगा। प्रॉपर्टी तो मतलब जिसको मेजर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड अगर बदल रहा है तो वो वेरिएबल एज अ वेरिएबल काउंट होगा। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, तो ये सारी चीजें अगर बदलती हैं तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो हैं 2 तरह के होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। नाउ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हीट एनर्जी, वर्क, एंथैल्पी, डेल्टा एच, डेल्टा ई, एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी, ये सब जो है ये वेरिएबल्स हैं। तो ये जो चीजें चेंज हो रही हैं, ये पाथ पे चेंज हो रही है या स्टेट पे चेंज हो रही है, मतलब ये जो कोई वो चेंज आया वो उसकी स्टेट की वजह से आया या उसके पाथ की वजह से आया, उसके बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑन पाथ और स्टेट, दीज वेरिएबल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है ये फिर 2 तरह के होते हैं। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक thermodynamic variables are of 2 types. Variables are of 2 types on the basis of on the basis of dependence, on the basis of dependence dependence on path or state, on path or state of a system. सिस्टम में कोई भी जो प्रोसेस हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और उस प्रोसेस में सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहा है, उस बेस पे। तो अगर जो है वेरिएबल पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, उसके बेस पे ये जो है ये 2 तरीके के होते हैं। तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स 2 टाइप्स या 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। तो 2 तरह का होता है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। लाइन बना देते हैं। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, आपको सिर्फ पाथ फंक्शन याद करना है, स्टेट फंक्शन याद नहीं करना। तो स्टेट फंक्शन वो वेरिएबल्स है या वेरिएबल्स दैट डिपेंड्स ऑन variables that depends on initial and final state of a system. Initial and final state of a system. किसी भी एक सिस्टम में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है उसकी, अगर कोई वेरिएबल उस पर डिपेंड करता है
तो ये जो है ये स्टेट वेरिएबल चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो है सपोज करिए आप किसी पत्थर को पढ़ रहे हैं, पत्थर जो है वही आपका सिस्टम है। तो अगर ये पत्थर x हाइट पर है x, तो इसकी एनर्जी अलग है, और अब ये पत्थर जो है नीचे गिर गया है, अब इसकी हाइट जो है वो अलग है। तो ये जो है ये एनर्जी जो है पत्थर की एनर्जी E1 आ जाएगी और ये E2 आ जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। स्टेट मतलब पोजीशन, तो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी एनर्जी मतलब हम ये बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, ये जो है ये स्टेट पे डिपेंड करती है। ऐसे ही एंथैल्पी, एंथैल्पी हीट चेंज जो आया, हीट चेंज कितनी अमाउंट एनर्जी निकली, वो भी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये जो है आगे हम पढ़ेंगे कैसे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और अगर ये रिएक्टेंट जो है इंटरमीडिएट फॉलो करके प्रोडक्ट पे जाता है, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब सपोज करिए मैं दूसरा कोई ले लेता हूँ रिएक्टेंट, तो या रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ, तो अभी भी प्रोडक्ट की एनर्जी अगर यही है, तो डिफरेंस जो है ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है। तो एंथैल्पी जो है ये भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब डिपेंड करती हैं। या एंट्रोपी जो है ये भी हम पढ़ेंगे आगे, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी, ये सब जो है ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं। लेकिन पाथ फंक्शन वो वेरिएबल है जो स्टेट पे ना डिपेंड करके पाथ पे डिपेंड करते हैं। सो वेरिएबल्स that depends on the path of the system, the path followed by the system, followed by a system। एक सिस्टम ने कौन सा पाथ को फॉलो करा, उसके बेस पे ये पाथ फंक्शन, अगर वो वेरिएबल पाथ पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर वर्क की बात करूं, वर्क फॉर एग्जांपल ये कोई एक बच्चा है, ए से बी पे जाना चाहता है, तो इसके पास 3 पाथ है, 1 2 सेकेंड, और ये पीछे आया और ये यहाँ से आ गया, तो ये 3 थर्ड पाथ। तो किसमें काम ज्यादा होगा? ऑब्वियसली है थर्ड में काम ज्यादा होगा, फिर सेकंड में काम होगा, और फिर फर्स्ट में काम होगा। तो ये वर्क जो बच्चा काम कर रहा है यहाँ से वहां जाने में, तो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। सिस्टम जो है वो कैसे चल रहा है, सिस्टम जो है वो कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है किसी एक प्रोसेस को करने में, तो पाथ डिपेंडेंट जो है वो हो जाएगा। और वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, क्योंकि वर्क के अंदर हम देखते हैं कि काम कैसे करना है। जैसे हम बोलते हैं ना, काम को करने का एक अच्छा तरीका भी होता है और खराब तरीका भी होता है। किसी को काम को हम जल्दी भी कर सकते हैं और देर से भी कर सकते हैं। तो काम जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, तो वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट। ऐसे ही जो हीट जो है, आपको बस ये दो याद करना है, Q एंड W। हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और W को, वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हीट जो है ये भी डिपेंड करता है आप चीज को गर्म कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर आप जो है वो धीरे धीरे किसी चीज को एक दूसरे पे रब करेंगे तो हीट कम रिलीज होगी, लेकिन अगर उसी को बहुत तेज रब करेंगे तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन, जैसे अगर कोई बच्चा है ए से बी पे दौड़ के जा रहा है, तो पहले पाथ से जा रहा है, दूसरे पाथ से जा रहा है और तीसरे पाथ से जा रहा है, किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी? ऑब्वियस थर्ड में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, फिर सेकंड में होगी, फिर 1 में होगी। तो हीट प्रोड्यूस और वर्क डन ये दोनों ही पाथ डिपेंडेंट है। बस इन दो को ही आपको याद करना है, यही ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, हीट और वर्क। दूसरा ये भी है कि ये दोनों जो है ये सरफेस फिनोमिना ही है, ये दोनों सरफेस पे ही पता लगते हैं।
So heat and work are path dependent. These are path variables, very important. So heat and work. Heat and work are path dependent. Path dependent, or these are called as path variables. Path नहीं बोलना चाहिए, path variables. गलत हो गया. Path variables, because they depends on path followed by the system to achieve a process. Variable, path variable. तो हीट एंड वर्क जो है ये पाथ वेरिएबल है, बाकी सब जो है स्टेट वेरिएबल है, तो इसीलिए ओके